हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विद। देखिए, ये हमारी डिफरेंशियल ज्योमेट्री की एमसीक्यू की लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने दोनों चैप्टर्स को एक साथ ऐड किया है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि ये जो आपके पेड कोर्स के पर्पस है, जितने भी एमसीक्यूज़ आपको देने थे वो रिंग और आपकी रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा के पर्पस में तो फुल एंड फाइनल हो चुका है। उस पे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन चल रहे हैं और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपके लिए चल रहा है, टेस्ट चल रहा है। बाकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री के पर्पज से वो इस वीडियो के साथ साथ पूरा का पूरा आपका पेड भी ख़त्म हो जाएगा। और पेड किसका ख़त्म हो जाएगा? डिफरेंशियल का। कल सुबह से हम लोग के टेंसर स्टार्ट होंगे, जो कि अगले ही 3 दिवस में जितने भी एमसीक्यूज़ मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूँ वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। 28 के जस्ट बाद से 29, 30, 31, फिर 1 जनवरी और 2 जनवरी, इतने तक में आपके टेस्ट और कुछ एक्स्ट्रा, टेस्ट में तो एक्स्ट्रा ही फ़िलहाल होगा, वो कुल मिला के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, वो भी आप करके जाएंगे, वो मैं प्रिपेयर करूँगा आपके लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे पेड कोर्स में मिलेंगी। पेड कोर्स की फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है। और एक अनाउंसमेंट ये भी थी, मैं फिर से बोल दूँ कि पेड कोर्स आप सिर्फ 31 तक ले सकते हैं। उसके बाद जो न्यू ईयर 1, 2 जो आपकी डेट है, उसमें अगर कोई मुझे एक्स्ट्रा बहुत परेशान करने की भी कोशिश करेगा तो भी उसे एमसीक्यू कोर्स नहीं मिलेगा। अगर आप इधर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं 31 तक। उसके बाद मैं नहीं दूंगा, तो क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों उसके बाद लेने का। आपको लेना है, आपका मन है तो भी ले लीजिए। बहुत आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है कि आप ले लेंगे नहीं कर पाएंगे तो आपका वेस्ट चला जाएगा। नहीं, वेस्ट नहीं जाएगा आपका। इतना आप लोग वेस्ट कर देते होंगे, मुझे पता है। ठीक है, तो बाकी ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में मैंने दोनों चैप्टर को ऐड किया है। ठीक है, काफ़ी सारे एमसीक्यू बटोरने की कोशिश रही है, लेकिन समय की कमी की वजह से थोड़े से कम हो पाया। इसके लिए मुझे थोड़ा सा रिग्रेट है, क्योंकि मैं और भी ज़्यादा और कई ढेर सारा एमसीक्यू आपको देना चाहता था। कोई बात नहीं है, तो जितना हो सकेगा मैं वो करने की कोशिश करूँगा आपके लिए। इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके रिगार्डिंग एमसीक्यू जरूर बनेंगे बच्चों। ये देखिए, ये सारे के सारे विंगार्डिन थ्योरम, आपका मिसनायर्स थ्योरम, नॉर्मल कर्वेचर, जियोडेसिक की तो सिंपल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जियोडेसिक इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए करते हैं फिलहाल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे आपके लिए मैंने ऐड किए हुए हैं, यू कैन सी दैट कि काफ़ी सारे हैं। तो पेड ग्रुप में आपको ये पूरा का पूरा अवेलेबल है। बाकी आपका जो यूट्यूब है उसमें कुछ पार्ट तो आपको ज़रूर मिलेगा फ्रीली। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, द नॉर्मल कर्वेचर के एन। ठीक, कर्वेचर होता है के कप्पा, के नहीं है, वो कप्पा है। ये हमारे सरफेस की इक्वेशन है। और एट पॉइंट पी एक्स आई, कोई पॉइंट पी एक्स आई गिवन पॉइंट है इन द डायरेक्शन ऑफ डी यू अल्फा इज गिवन बाई। तो कप्पा जो वो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो पहले से हम लोग जानते हैं। ठीक है, काफ़ी कुछ इसके बारे में जानते हैं। तो कप्पा के केस में डी अल्फा बीटा आता है, फिर यहाँ पे अल्फा और यहाँ बीटा हो जाता है। देखिए, ऊपर डी रहता है, नीचे जी रहता है, और सेम चीज़ वही दोहराई जाती है। मतलब देखिए, डी यू अल्फा, डी यू अल्फा, डी यू बीटा, ऊपर डी नीचे जी, ये याद रखिएगा। ठीक, याद रखने का कुछ कुछ तरीका बताता रहता हूँ मैं, जैसे फ़नी तरीका के, जैसे आपको याद रहे। इफ़ कप्पा एंड आर द कर्वेचर्स ऑफ ऑब्लिक एंड नॉर्मल sections through the same tangent line, सेम टेंजेंट लाइन के थ्रू ये कप्पा और कप्पा एन है, एंड थीटा भी द एंगल बिटवीन दीज सेक्शंस। तो ये कप्पा एन और कप्पा के बीच में रिलेशन क्या बन जाता है? तो देखिए, जो अगर बात ये होती है ना कि इन्होंने लिखा है थीटा एंगल उन दोनों के बीच, तो हमेशा ये जो दोनों से इनके बीच में एंगल, भाई वेक्टर की प्रॉपर्टी में ये भी आते हैं, तो ये दोनों के बीच में एंगल कॉस थीटा होता है, तो ये कप्पा एन जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है के। ठीक है, याद रखिएगा इसे। ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस हाउ मेनी प्रिंसिपल डायरेक्शंस में एग्जिस्ट। देखिए, प्रिंसिपल डायरेक्शन कितनी एग्जिस्ट कर सकती हैं किसी भी पॉइंट को लेकर के? तो देखिए,
केवल दो ही ऐसी डायरेक्शन है जो प्रिंसिपल डायरेक्शन बन पाती हैं भाई। एक ही देखिए, एक डायरेक्शन है ना, उसी के जस्ट अपोजिट दो, मतलब प्रिंसिपल मतलब होता है कोई कोई एक ही प्रधान, लेकिन उसी के जस्ट अपोजिट जो होता है वो भी प्रधान है, याद रखिएगा। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू प्रिंसिपल डायरेक्शन एट अ पॉइंट, ठीक है, प्रिंसिपल डायरेक्शन बीच में एंगल कितना होता है। तो देखिए बच्चों, अभी ऊपर पढ़ा गया कि दो ही डायरेक्शन होती है उसकी, ठीक, दो डायरेक्शन होती है। 3 डायमेंशन में अगर सोचा जाए तो 3 डायमेंशन में जो हमारा टी होता है, बी होता है और एन होता है, इन सभी के बीच में ये नॉर्मली तो होता है, प्रिंसिपल नॉर्मल होता है। ठीक है, तो किसी के भी दो के बीच में आप एंगल देखते हो कहीं भी तो वो 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्शन के बीच में भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री ही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये फोर्थ वाला देखिए, चौथा क्वेश्चन जो है, द गॉसियन कर्वेचर कप्पा ऑफ द सरफेस इज गिवन बाई। अब ये कैसे दिया जाएगा गॉसियन के केस में? देखिए, वैसे जो दोनों ये आपके सामने ये दिए हुए हैं और ये दोनों ही सही है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया डी अल्फ़ा बीटा वाला ऊपर रहता है, जी अल्फ़ा बीटा वाला नीचे, तो एक तो ये ऑप्शन हो गया। लिखने का इनका तरीका है थोड़ा। और देखिए, जब ऊपर डी रहेगा बच्चों तो देखिए D1122 और D12 का स्क्वायर उसमें घटा दिया जाता है, नीचे भी वही चीज़ लिखिए, देख लीजिए। तो ये इसी का ही एक रूप है, तो दोनों आंसर ऑप्शन सही है, दोनों आंसर ऑप्शन सही, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट अप टू द मार्क। ठीक, नेक्स्ट देखिए, क्या है द मीन कर्वेचर ऑफ द सरफेस। मीन कर्वेचर क्या होता है? देखिए हाफ, मीन कर्वेचर जो होगा बच्चों वो हाफ के साथ ही आएगा। ठीक, हाफ के साथ, मीन है ना, दो हैं तो दो का हाफ होगा भाई, दो दो पॉइंट होते हैं, उनका मीन क्या निकलता है 1/2 करके निकलता है। तो आंसर ऑप्शन आपका ये है। देखिए, जी के साथ अल्फा बीटा और डी के साथ अल्फा बीटा, वही चीज़ है, डी ऊपर जी नीचे, दो ही चीज़ें बनती ही हैं फिलहाल। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेट करने का टाइमिंग नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता कि ये कैसे कैसे क्या क्या बनता है, कुछ कई सारे प्रूफ भी हैं। अकेले एक एक चैप्टर में बच्चों जियोडेसिक्स की बात कर ले, वो अकेले लगभग अगर पढ़ाने को मैं आऊँ तो कम से कम 8 से 9 लेक्चर उसके बन जाएंगे 30-30 मिनट के, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, तो जो चीज़ जैसे याद करने को बता रहा हूँ, जैसे फैक्ट की तरह समझाने की कोशिश की जा रही है, वो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले एम्बोलिक पॉइंट, वैसे वहाँ पे एम्बोलिक पॉइंट लिखा हुआ था, दोनों दोनों जो वर्ड हैं उसमें ये वर्ड आपका ज़्यादा सही है। ठीक है, अम्बिलिक पॉइंट, इसे याद कर, ये वर्ड वहाँ पे सही कर लीजिएगा, अम्बिलिक पॉइंट ही होता है। ठीक है, अ पॉइंट ऑन अ सरफेस इज एन अम्बिलिक पॉइंट इफ इट एट दैट पॉइंट। मैंने कुछ उस समय भी बताया था कि इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यही ऑप्शन था वहाँ पे सी लिखा हुआ था, यहाँ पे सी लैम्डा की जगह सी था। तो ध्यान रखिएगा, जब ये पूछेगा तो ये, और ये पूछेगा तो ये। ठीक है, एम्बिलिक पॉइंट पूछेगा तो ये, और ये देगा तो ये एम्बिलिक पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है ना दिक्कत? बोलते हैं आप लोग, कमेंट में बोल दिया करो कम से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट, व्हेन द कोऑर्डिनेट कर्व्स ऑफ द सरफेस आर सच दैट G12 इज इक्वल टू 0 और D12 भी 0 है, दोनों 0 है, द प्रिंसिपल कर्वेचर ऑफ द सरफेस आर गिवन बाय। उनका प्रिंसिपल कर्वेचर कैसा दिया जाएगा, किस तरीके से दिया जाएगा? देखिए, अगर उनका प्रिंसिपल कर्वेचर दिया जाए, अगर ये दोनों 0 है बच्चों, तो के जो होगा ऊपर, देखिए ध्यान से देखिए, अभी ऊपर ही तो फॉर्मूला बना, ऊपर क्या फॉर्मूला था, देखिए दिखाता हूँ। देखिए यही से इसका कॉन्सेप्ट बनता है कि जब D12 और G12 ये दोनों के दोनों 0 आते हैं बच्चों, तो इससे बन जाता है K1 और इससे बन जाता है K2। बस जैसे लिखा वैसे याद रखिए। कैसे, क्या बताया मैंने बताया, जब भी ये चीज़ 0 होता है तो हमारे देखिए ये वाला फॉर्मूला देखिए K1 2 और ये 2, याद रखिए, एकदम एकदम याद रख लीजिए, दिमाग में रखिए इसे। नेक्स्ट देखिए, बोले अ जियोडेसिक ऑन एनी स्पेस इज ऑलवेज अ। देखिए, सबसे पहले एक छोटी सी बात बता दूं, जियोडेसिक होता क्या है। देखिए, एक सरफेस ले लीजिए, उस सरफेस पे एक आप कर्व बना दीजिए, कर्व की दो पोजीशन लीजिए पी और क्यू, और ये बहुत ही स्मॉल लेंथ ले लीजिए, स्मॉल लेंथ, बहुत ज़्यादा, और ऐसा लेना है कि ये पी और क्यू जो हो वो स्टेशनरी हो, मतलब पी और क्यू पॉइंट जो है फिक्स पॉइंट हो अपनी जगह पे।
भले आप उसे किधर भी घुमा दें, जैसे पी क्यू अपनी जगह पे फिक्स रखिए और उसे घुमा करके ऐसे लाइए, पी अपनी ही जगह पे, क्यू अपनी जगह पे, तो ऐसा जो कर्व होता है बच्चों उसे जियोडेसिक बोला जाता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। तो ये क्या बोला गया है, अ जियोडेसिक ऑन ऑन एनी स्पेस इज ऑलवेज अ, ये क्या होगा, एक कर्व होता है, ऑलवेज अ कर्व, अभी बात की ना, कर्व कर्व होता है, ठीक। स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं, कर्व होना जरूरी है, ठीक है। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द ऑस्किलेटिंग प्लेन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए कि ये अगर टेंजेंट है, ये आपका किसी कर्व का टेंजेंट है, ठीक। तो एक ऐसा प्लेन जो कि इस कर्व को भी रखता हो, उस टेंजेंट को भी रखता हो, तो टेंजेंट पर जाने वाली क्या, इसे ऑस्किलेटिंग प्लेन बोलते हैं। और ये प्रिंसिपल नॉर्मल को भी रखता है, और टी और एन दोनों पर जो नॉर्मल होता है वो हमारा बी होता है, ठीक है। अच्छा क्या है, इस इफ़ द ऑस्किलेटिंग प्लेन एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व ऑन द सरफेस इज along द नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पॉइंट, देन द कर्व इज कॉल्ड, ऐसे कर्व को क्या कहा जाता है, ऐसे कर्व को ही जियोडेसिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक डेफिनेशन कहना क्या चाहती है बच्चों, ध्यान सुनेगा। जिससे मान लेते हैं ये हमारे पास एक थोड़ी देर के लिए एक बेलन है, सिलेंडर है, इस पर एक मैंने ऐसे कर्व बना दिया, ठीक। कर्व बनाने के बाद आपसे कहता हूँ, इस कर्व पे एक नॉर्मल मैंने बना दिया, इस कर्व पे एक नॉर्मल एन कैप कर दिया, और ये जो हमारा बेलन है उसकी सरफेस पे कैपिटल एन नॉर्मल बना दिया। तो कहा यह जाता है कर्व पर जो हमारा नॉर्मल, प्रिंसिपल नॉर्मल है, और इस पर जो नॉर्मल है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर आ गए, तो इस वजह से ये जो कर्व है हमारा, उसे जियोडेसिक बोला जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये दोनों क्या होता है, और ये दोनों क्या होते हैं बच्चों, ये दोनों बराबर भी होते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, यूनिट नॉर्मल है ना, डायरेक्शन सेम, यूनिट नॉर्मल है, तो एकदम बराबर इक्वली ये आ जाएंगे, इक्वल ही आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, थ्रू एनी टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस हाउ मैनी जियोडेसिक्स कैन पास, कितने जियोडेसिक पास हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही, ठीक है। जैसे एक टेंजेंट होती है वैसे एक ही, उसी पे एक ही हमारा जियोडेसिक भी बनेगा। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखिए, देखिए द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन फॉर द पैरामीट्रिक कर्व u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट बी जियोडेसिक इज दैट, कह रहे ये जियोडेसिक कब होगा। देखिए बड़े बढ़िया बढ़िया नोटेशन दिए, ये कैसे लिखे जाते हैं हम आपको ये बताते हैं। तो देखिए क्या होता क्या है, जब भी हमारे जो कर्व्स होते हैं, कर्व यू अल्फ़ा यू बीटा दो टाइप के होते हैं, तो यहाँ u1 u2 कह सकते हैं आप, ठीक है, u1 u2 भी कह सकते हैं, u1 और u2। यहाँ तो बात कर रहे हैं u2 कांस्टेंट है ना, u2 जब कांस्टेंट होता है बच्चों, तो देखिए u2 जब कांस्टेंट होगा, तो जो चीज़ जैसे मैं आपसे कहूँ कि u अल्फ़ा कांस्टेंट है, ठीक है, तो u अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो ऊपर अल्फ़ा और नीचे दो दो बार बीटा, किसके इक्वल आएगा, जीरो के। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, u2 कांस्टेंट है ना, u2 क्या है कांस्टेंट, तो ऊपर आ जाएगा 2, और 2 के अलावा भाई 1 1 वाला ही होगा, तो 1 1 इज इक्वल टू 0। याद रखेंगे इसको, जियोडेसिक ये तभी रिप्रेजेंट करता है, ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन, ये फॉर्मूला है, याद रखना अपने को, यहाँ पे अल्फा और बीटा कभी बराबर नहीं होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, अब u1 है तो u1 का 1 ऊपर आ जाएगा, बाकी जो बचे वो नीचे रहेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन, इफ द पैरामीट्रिक कर्व्स एट द पॉइंट ऑफ अ सरफेस आर ऑर्थोगोनल है, ठीक है, द नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ऑफ दैट u1 इज इक्वल टू कांस्टेंट बी अ जियोडेसिक ऑफ द सरफेस इज दैट, u1 कांस्टेंट है, u2 क्या होगा, कोई वेरिएबल होगा t में मान लेते हैं, ठीक है। और अपना कह रहा है कि भाई वो जियोडेसिक कब रिप्रेजेंट करेगा, तो जियोडेसिक रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए ध्यान से सुनेगा, जब 1 कांस्टेंट है तो g वाला डबल 2 लिया जाता है, ठीक। और जब 2, अगर ये कहता 2 कांस्टेंट बाबू, सेकंड वाले कांस्टेंट बोलता, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 लेते हैं, तब ये 0 होता है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, बी वाला। नेक्स्ट देखिए ये लिखा हुआ है, अब कह रहा है u2 को कांस्टेंट कर दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये 2 टाइम हो जाएगा और g डबल 1 हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन इसका ये हो गया। अभी जस्ट बताया ना ये चीज़। नेक्स्ट देखिए जरा एक बार करेक्ट कीजिएगा, u1 अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर u1 कांस्टेंट है तो ये डेबर पे 1 और जी पे डबल 2 वाला 0 लिया जाएगा, और अगर u2 कांस्टेंट है तो डेबर 2 पहले आएगा और जी डबल 1 आएगा, ठीक है।
ये एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, दिमाग में रखिएगा, इसलिए दिमाग इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए दोबारा बताना।